हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले एक बड़े मसले को डिस्कस करेंगे। फैसलाबाद के शहरियों को पानी की किल्लत का खदशा पैदा होने वाला है। साल 2020 इख्तिताम को पहुंचा मगर वासा ने बिजली के बिल अदा नहीं किए हैं। 28 दिसंबर की डेडलाइन के बावजूद वासा ने फेस्को को बिजली के बिल अदा नहीं किए हैं। फेस्को ने वासा की मेन सप्लाई लाइन का कनेक्शन काट दिया है। वासा ने फेस्को के तकरीबन 80 करोड़ के बिल अदा नहीं किए हैं। वासा मेन सप्लाई लाइन बंद होने से शहर को पानी की सप्लाई मुतासर हो गई है। शहर भर में वासा कनेक्शन काटने का सिलसिला जारी है। आपको बताते चलें कि शहरियों के लिए पानी की किल्लत पैदा होने जा रही है। 28 दिसंबर आज आखिरी तारीख थी, लेकिन वासा फेस्को के वाजिबात अदा नहीं कर सका है और अब कनेक्शन काटने का सिलसिला फेस्को की जानिब से जारी है। और कब मामला सॉर्ट आउट होंगे, कब जो है वो चीज़ें ट्रैक पर आएंगी, इस हवाले से अभी कोई भी बात सामने नहीं आ सकी है। रमज़ान मिर्ज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। रमज़ान, बताइएगा कि अब तक किन किन इलाकों के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए हैं? जी, अभी तक ना सिर्फ ये पानी की किल्लत का खदशा पैदा हो चुका है, बल्कि चंद ही घंटों में फैसलाबाद में पीने का पानी जो है वो मुयस्सर नहीं रहेगा। सर्दी होने की वजह से पानी का इस्तेमाल उस हद तक ज़्यादा नहीं, जिस वजह से अभी तक बहरान जो है वो किसी हद तक शिद्दत अख्तियार नहीं कर रहा। लेकिन चंद ही घंटों बाद जब मुख्तलिफ जगहों पर जो वाटर लाइन्स हैं उनमें मौजूद पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद शहर के बेशतर इलाकों में पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं रहेगा। दूसरी जानिब ये सिर्फ एक कनेक्शन नहीं है, 4 बड़े कनेक्शंस हैं और ये 4 बड़े कनेक्शन वो हैं जिनसे फैसलाबाद के शहरियों को पानी फराहम किया जाता है। इसके साथ साथ दीगर 4 कनेक्शंस ऐसे हैं जिनके ज़रिए वो पानी जो कि मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का पानी इकट्ठा होता है उसको पंप आउट करके जो इर्द गिर्द मधुआना ड्रेन है और इसके साथ साथ पहाड़क ड्रेन है उसमें इस पानी को डाला जाता है। अभी तक जो फेस्को की जानिब से बड़े कनेक्शंस काटे गए हैं उनमें चनयोट का डिस्पोजल है, जहां पर पंपिंग स्टेशन है, जहां से पानी जो है वो चनयोट से रिवर बेड से निकालकर फैसलाबाद शहर को भिजवाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा कनेक्शन काटा गया है वो मुंडा पिंड में मौजूद बॉटलिंग प्लांट का है, जहां से पूरे शहर को बॉटलिंग के जरिए बॉटल्स के जरिए जो है वो पानी फराहम किया जाता है। इसके साथ साथ तीसरा बड़ा कनेक्शन जो है वो जेबीसी का है, जो कि झंग ब्रांच के ऊपर बूस्टर स्टेशन है, उससे का पानी भी जो है वो काट दिया गया है। और चौथा वाटर कनेक्शन, बड़ा कनेक्शन जो है वो 10 ट्यूबवेल्स हैं जो कि कैनाल रोड के ऊपर मौजूद हैं, इनका काटा गया है। ये तो वो 4 जगह हैं जो कि मुख्तलिफ हिस्सों से फैसलाबादियों को पीने का साफ पानी फराहम करते हैं। वो पानी जो कि इस्तेमाल के बाद सीवरेज सिस्टम में डाला जाता है, वो भी बड़े 4 जो है वो डिस्पोजल स्टेशन जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। उनमें अकबराबाद का वो डिस्पोजल स्टेशन है जिससे कमिश्नर ऑफिस, डीसी ऑफिस और इसके साथ साथ सिविल लाइन के इलाके और रेड जोन के इलाकों में मौजूद जो सरकारी रिहाइश गाहें हैं उनसे पानी जो है वो पंप आउट करके शहर से बाहर निकाला जाता है। इस्माइल डाइवो रोड जो है उसका भी एक इंतहाई अहम तरीन डिस्पोजल स्टेशन है। मदीना टाउन, मरीमाबाद, दाऊद नगर, ज़िया टाउन, सईद कॉलोनी, कैनाल रोड और इससे मुल्हिका इलाकों का जो सीवरेज वाटर है वो दाऊद नगर डिस्पोजल स्टेशन में जाता है, उसका कनेक्शन जो है वो काट दिया गया है। इसके अलावा भी कई जगहों पर कनेक्शन जो है वो काटे गए हैं। वासा हेड ऑफिस जो है वहां पर भी पानी जो बिजली की फराहमी है वो मुअत्तल है और इसको कई घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक ये मामला जो है वो हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वासा अफसरान घरों में मौजूद हैं, फेस्को अफसरान भी अपने घरों को जा चुके हैं। ये सारे मामले का खमियाजा अगर भुगतना पड़ेगा तो वो अवाम होंगे, अवाम को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ेगा। शहर की वो तमाम वाटर लाइन्स जहां पर इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर जो पंप्स घरों के अंदर लगे हैं, डोमेस्टिक पंप, उनसे पानी निकालेंगे, खींचेंगे तो सीवरेज का पानी उन्हीं लाइनों में आ जाएगा, जिस वजह से हफ्ता भर जो है वो कंटेमिनेशन का इशू रहेगा। तो इस वक्त शहर के बड़े जो हैं इस मामले को हल करने के लिए सामने नजर नहीं आ रहे। जी जी, बड़े जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है रमज़ान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान फेस्को सईद रज़ा ने। सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि फिर बंद होने जा रहा है फैसलाबाद का पानी? देखें, फेस्को एक बड़ा मुनज़्ज़म अदारा है जी, और हमेशा अपने जितने भी सरकारी इदारे हैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा देता है और उनको हमेशा ही फैसिलिटेट करता है। ये पिछले कई दिनों से मामला चल रहा था। इन्होंने 702 मिलियन जो है फेस्को को जो वाजिबात अदा करने थे
और जो कि हमारे तमाम रेवेन्यू ऑफिसर्स ने इनको नोटिस इशू किए और इनको बारहा कहा हर माह में कि हमें ये पेमेंट आप देते जाएं, मगर इन्होंने जो है अभी तक सिर्फ 702 मिलियन में से 10 मिलियन की पेमेंट की है कल, और अभी भी जो है वो इन्होंने पूरे वाजिब अदा नहीं किए। तो ये हमेशा से ये सुस्ती करते हैं और बाद में ये जो है ना वो फ्रंट लाइन पे लेके आते हैं कस्टमर्स को। तो हमारी भी जो पहली कोशिश है वो यही है अच्छा कि सही साहब, ये बताइएगा कि दो इदारे हैं और दोनों ही अहम है, दोनों की आपसी चपकलिश है और इस दौरान हमारी आवाम पिस रही है, उनको पानी नहीं मिल रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर भी सबसे पहले तो उनके एमडी साहब को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर वो मामला है, हम लोग बिल्कुल उनसे निगोशिएट करने को तैयार हैं और वो उनकी जो सीनियर मैनेजमेंट है हमारी सीनियर मैनेजमेंट से बात करे। तो कनेक्शन डिस्कनेक्ट करना या कनेक्ट करना कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि वो पेमेंट का अपनी प्रॉमिस करें, पेमेंट देने का सद्देबाब करें इसको। अच्छा सही साहब, इख्तिसार के साथ ये बताइएगा कि पेंडेमिक का दौर है, कोविड-19 जो है वो गुजर रहा है, 2020 हर हवाले से मुश्किल रहा है, तो क्या कोई उनको देना नहीं चाहिए, मोहलत नहीं देनी चाहिए? जैसे डेडलाइन थी तो उसको आगे बढ़ाया जाए। सर हमारी तरफ से तो हम तो देखें 700 मिलियन कोई 6 माह की तो पेमेंट नहीं है। हर महीने ये लाखों यूनिट की बिजली का इस्तेमाल करते हैं और वो बिल नहीं देते, मगर हम लोग कभी भी इनके कनेक्शन हमने डिस्कनेक्ट नहीं किए। मगर दिसंबर जो क्वार्टर एंड है इसमें हमने भी अपनी जो है पेमेंट्स जो है वो रिकवरी की परसेंटेज जो है वो उसको रिकवर करना होता है ताकि हम लोग जो है आगे अपने सिस्टम को चला सकें। तो ये इनकी सुस्ती है पिछले 1.5 माह से कि ये अपने जो है वो वाजिबात अदा नहीं कर सके। मगर अभी भी हम फेस्को अफसरान अभी भी इनके साथ हैं। ये पेमेंट की जो है वो अपनी कमिटमेंट्स करें, हम इनके कनेक्शन रिस्टोर कर देते हैं। अच्छा तो सही साहब, ये बताइएगा कि जैसे अभी पूरे ही शहर के कनेक्शन कटने जा रहे हैं, उसके बाद मामलात हल होंगे, टेबल टॉक होगी, तो फिर तमाम चीज़ें रिस्टोर होने में कितना टाइम लग सकता है? रिस्टोरेशन के लिए कोई इतना टाइम नहीं लगेगा, ना ही इतनी ज्यादा हमने कनेक्शन काटे हैं। हमने सिर्फ जो है ना वो डिस्कनेक्ट किए हैं इनके मेन वासा के कनेक्शन। 7 से 8 कनेक्शन अभी डिस्कनेक्ट किए हैं। अच्छा सही साहब, ये तो बताइएगा कि अभी तक कौन कौन से इलाके हैं जिनके कनेक्शन मुनक़ता हो गए हैं और कौन कौन से मुस्तकबिल में कटने जा रहे हैं? मुस्तकिल अभी सिर्फ हमने फैसलाबाद शहर के जो है और चिनौट के जो है वो डिस्कनेक्ट किए हैं। बाकी अभी हमने किसी जगह पे भी इसकी को ऑर्डर कोई प्रॉपर इशू नहीं किया। और अभी इनके सीनियर बहुत शुक्रिया मैनेजमेंट तर्जुमान फेस्को सईद रजा साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसके अलावा रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब एक और बड़ी खबर पर बहस करेंगे। फैसलाबाद में दौरान डकैती खातून के साथ मुबैना ज्यादती का वाकया। मुरीदवाला चक 192 में डाकू ने खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। आईजी पंजाब इनाम गनी ने खातून से ज्यादती के वाकये का नोटिस ले लिया। आरपीओ फैसलाबाद से वाकये की रिपोर्ट भी तलब कर ली, मगर ताहाल मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। आपको बताएं कि मोटरवे की तर्ज का वाकया फैसलाबाद में भी पेश आ गया है। एक खातून के साथ दौरान डकैती ज्यादती जो की गई है, मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ज्यादती की गई है। मुरीदवाला चक 192 में डाकू ने खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला है। मजीद तफसीलात के लिए तैयब मकबूल हमें अपडेट करेंगे। तैयब बताइएगा ये वाकया किस जगह पे पेश आया है, मुल्जिमान के हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकी, उन्हें गिरफ्तार किया जा सका? कुल फैसलाबाद में 2020 के दौरान डकैती खवातीन के साथ ज्यादती करने के 6 वाकयात पेश आए हैं, जिनमें जो मुलव्वस मुल्जिमान थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ चंद मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। 17 मुल्जिमान ऐसे हैं जिनको ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। हालिया जो दूसरा वाकया पेश आया, 10 मुल्जिमान उसमें मुलव्वस थे। ये वाकया थाना मुरीदवाला के इलाका 192 गाहबे में पेश आया, जहां पर शाहद नामी जो एक देहाती था, जो शहरी था, उसके घर में 10 डाकू दाखिल हुए हैं। उन्होंने जबरदस्ती पूरे अहले खाना को जगमार बना लिया, उनको बांध दिया और घर से जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट लिया। उसके बाद जो शाद की बीवी थी, उनमें से एक डाकू ने असला की नोक पर उस खातून के साथ ज्यादती की और फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की जानब से मुकदमा दर्ज किया गया, ताहम अभी तक किसी मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। रवां साल 17 मुलजमान ऐसे हैं, डाकू ऐसे हैं जिन्होंने खवातीन के साथ ज्यादती की, दौरान डकैती उनको रेप का निशाना बनाया और फरार हो गए। 17 मुलजमान, जिनमें से 10 मुलजमान दूसरे रोज वाकया के शामिल है, अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जी अब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें, फैसलाबाद में दौरान डकैती खातून के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती का वाकया पेश आया है। मुरीदवाला चक 192 में डाकू ने
खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कायम मुकाम SP सदर फैसलाबाद नासिर बाजवा, और इसके अलावा माहिरीन नफ्सियात समरीन अफजल भी हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले हम रुख करेंगे कायम मुकाम SP सदर फैसलाबाद नासिर बाजवा साहब का। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि IG ने नोटिस ले लिया है तो कब तक जो है वो कहा जा रहा है कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। ये जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। DSP समंदरी की सरबराही में 2 टीमें काम कर रही हैं। इमीडिएटली CPO साहब के हुक्म पर और RPO साहब के हुक्म पर 2 टीमें हमने तश्कील दी हैं, जिसकी सुपरविजन DSP समंदरी नजर अब्बास साहब कर रहे हैं और मैं खुद ज़ाती तौर पर इस केस को मॉनिटर कर रहा हूँ। इसमें एक टीम लोकल पुलिस की है और दूसरी CIA की टीम है। इसमें इंशाल्लाह ताला हम अगले 24 घंटों में हमारा ब्रेक थ्रू होने का कभी इम्कान है। पुलिस इंशाल्लाह इसमें बर वक्त अपनी तमाम SOP को फॉलो कर रही है। PFSA की टीम को हमने कॉल किया था। खातून जो है खातून है उनका मेडिकल भी करवा लिया गया है और दीगर तमाम एविडेंस जो है वो कलेक्ट की जा रही है और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अच्छा बाजवा साहब, ये बताइएगा कि कुछ अरसे कबल लाहौर मोटरवे पर यह वाकया इस तरह का पेश आया, आज ये फैसलाबाद में हो गया है। क्या वजह है, हमारी पंजाब पुलिस इतनी कमजोर क्यों हो गई है कि इस तरह के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं? अल्लाह ताला के फजल करम से पंजाब पुलिस कोई कमजोर नहीं हुई। अल्लाह ताला की मेहरबानी से और अल्लाह ताला के फजल करम से जदीद टेक्नोलॉजी से हम इस केस को भी ट्रेस करेंगे और मुल्ज़िमान को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। बाजवा साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि पंजाब पुलिस कमजोर नहीं है, लेकिन हम अगर मोटरवे वाक़े को देखते हैं, लाहौर में जो पेश आया था तो आबिद मल्ही एक छलावा बन गया था। जदीद सारी टेक्नोलॉजी जो है वो फेल हो गई थी, एक आबिद मल्ही जो है वो हाथ नहीं आ रहा था। इस पर आप क्या कहेंगे? अल्लाह ताला के फजल करम से वो भी पकड़ा गया था, चंद दिन लगे थे और पुलिस की मेहनत से आखिरकार वो पकड़ा गया था। और ये मुल्ज़िमान भी अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे पुलिस अफसरान शब रोज मेहनत कर रहे हैं और ये मुल्ज़िमान भी इंशाअल्लाह ताला पकड़े जाएंगे। अच्छा बाजवा साहब, ये बताइएगा कि इस हवाले से आप क्या कहेंगे? फैसलाबाद को अगर हम पर्सनली देखें तो यहाँ पर बहुत सारे वाकयात जो हैं इस तरह के बढ़ते चले जा रहे हैं। दौरान डकैती ज्यादती के वाकयात जो है वो आम होते जा रहे हैं। मेरे भाई, ये आप जो बात कर रहे हैं इसमें जो आपने बात की है सिटी पुलिस ऑफिसर और RPO साहब की निगरानी में, उनकी सुपरविजन में जितने भी इम्पोर्टेंट केस आप पिछले अगर माजी में देखें तो तमाम के तमाम केसेस ट्रेस हुए और उनके मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए। उनको अदालतों में हमने पेश किया, उनके चालान आए जो अदालतों में सबमिट कराए। जितने भी हाई प्रोफाइल केस थे अल्लाह ताला के फजल करम से फैसलाबाद पुलिस ने उनको ट्रेस किया और इस केस को भी हमारे लिए एक चैलेंज है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़ा वाकया है और पुलिस के लिए एक चैलेंज है। मैं आपको ये इंशाअल्लाह ताला यकीन दानी कराता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से इस केस को भी हम विद इन डेज ट्रेस करेंगे। चले, हम भी उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि ये केस ट्रेस हो और मुजरिमान को सजा जो है वो मिले। बाजवा साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर नफ्सियात समरीन अफजल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया समरीन साहबा आपके वक्त का। ये बताइएगा कि जो पेशेंट होता है, जो विक्टिम होता है, उसकी साइकी की तो सभी बात करते हैं। आज हम ये बात कर लेते हैं कि जो रेपिस्ट है आखिर उसकी क्या साइकी है, क्या वजूहात हैं, ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हैं कि ये वाकयात हमारे शहरों में, लाहौर में, पंजाब में बढ़ते चले जा रहे हैं? देखें जी, ये तो बहुत ही अफसोसनाक किस्म की, आप ये कहें कि इस तरह की न्यूज़ जो है ये तो ऑन द होल अगर हम देखें फीमेल्स के लिए भी और वैसे भी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक है। अगर हम लोग देखते हैं जो पर्सन क्रिमिनलिटी के साथ है या कोई इस तरह के एक्ट करता है तो उसमें लो सेल्फ एस्टीम, ठीक है, उसकी लो टॉलरेंस, और आप ये कहें कि उनको पर्सनैलिटी के इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम उनको इस चीज़ से नहीं कह सकते कि उनको कोई प्रॉब्लम है या कोई इलनेस है, ठीक है। उसमें ये है कि उनकी लो सेल्फ एस्टीम हो सकती है, एक मेल डोमिनेंस सोशल एस्पेक्ट है, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। सोशल एस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि देखें एक चीज़ अगर देयर इज लाइक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज
جن کو اس چیز کو انشور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کا ایکٹ کرتا ہے تو اس کو جو ہے اس کی جو ہے آپ یہ کہیں کہ ایک پنشمنٹ یا جو بھی پیرامیٹرز ہیں اس کو فالو کیا جانا چاہیے. آن دا ادر سائڈ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو پرسنالٹی میں جو ہم لوگ دیکھتے ہیں ایسے لوگ جو سوشلی آپ یہ کہیں کہ ہم اپنی ٹرمز میں سائیکولوجیکلی ان کو اینٹی سوشل پرسنالٹی کے ساتھ کہتے ہیں لوگ جو کہ رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دے کین ہیو بین لائک دے کین بی وکٹم ان دا چائلڈہڈ, ٹھیک ہے, وہ خود اس کا شکار ہو سکتے ہیں, اور آن دا ادر سائڈ وہ اپنی ایک میل ڈومیننس اور آپ یہ کہیں اپنی پاور کو ایگزرٹ کرنے کے لیے بھی اس طرح سے کرتے ہیں. اچھا سمرین صاحبہ یہ بتائیے گا کہ لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا موٹر وے کا, اس کے بعد اس کے اندر چند ہفتوں کے اندر ایک اور واقعہ پیش آیا اسی طرح کا کہ فیملی جا رہی تھی. آج ہمارے پاس جنوبی پنجاب سے خبر ہے کہ فیملی جا رہی تھی اور ماں باپ کو باندھ دیا اور بیٹی کے ساتھ زیادتی کی, اور فیصل آباد میں بھی اسی طرح کا کیس ہوا ہے کہ دوران ڈکیتی جو ہے وہ بچے کو زیادتی کا, عورت کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. تو کیا سمجھتی ہیں آپ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر جو ڈپریشن ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے پر مجبور کرتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اس طرح کا ایج ہم لوگ کسی پرسن کو ایویلویٹ کیے بغیر نہیں دے سکتے. میں نے بتایا کہ آپ کو یہ کرمنل ٹینڈنسی کے ساتھ کچھ پرسنز ہوتے ہیں جو اس طرح کے ایکٹ کرتے ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ جو وکٹمائزڈ ہے وہ ایکیوٹ سٹریس کا شکار ہوتا ہے, اس کو ٹراما ہوتا ہے, اس کو بار بار نیند نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے, ڈپریسڈ ہو جاتا ہے, موڈ لو ہو جاتا ہے, اس کو فزیکل سائیکولوجیکل سمٹمز آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آتے بھی ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہیں کہ لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ان کے اوپر جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس بچی کا, اس کے گھر والوں کا آپ دیکھیں, اور سوشلی ایز اے مطلب ہم لوگ سارے اس میں شامل ہیں, ہمیں کس طرح کا لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کے ایکٹس کرتے ہیں وداؤٹ ایویلویشن تو ان کو نہیں کہا جا سکتا, لیکن دیٹ از, میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ بھی اس کو, ہماری بھی ایک پرسنالٹی کے ایشوز کے ساتھ جو کہ سوشلی باؤنڈریز کو وائلیٹ کرتے ہیں, لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے اور وہ اپنی پاور کو ایگزرٹ کرنا چاہ رہے تھے, وہ اس طرح کے ایکٹس میں شامل ہوتے ہیں. اسی طرح کے لوگ شامل ہیں. بہت شکریہ سمرین افضل صاحبہ, ماہر نفسیات ہمارے ساتھ موجود تھیں. اس کے علاوہ قائم مقام ایس پی صدر فیصل آباد ناصر باجوہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کا بھی شکریہ, اور طیب مقبول نے ہمیں اپڈیٹ کیا فیصل آباد سے, آپ سب کا بہت شکریہ. فیصل آباد میں دوران ڈکیتی خاتون کے ساتھ زیادتی کا واقعہ, مرید والا چک 192 میں ڈاکو نے خاتون کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. آئی جی پنجاب انعام غنی نے خاتون سے زیادتی کے واقعے کا نوٹس لے لیا. فیصل آباد میں پناہ گاہوں کی تعمیر کا فنڈ گجرانوالہ منتقل کرنے کا فیصلہ. پنجاب اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ نے فنڈز منتقل کرنے کی منظوری دے دی. فیصل آباد میں مزید پناہ گاہوں کی تعمیر کے لیے 3 کروڑ 50 لاکھ روپے کے فنڈز مختص کیے گئے تھے. فیصل آباد میں مزید نئی پناہ گاہیں نہ بنانے پر یہ فنڈز گجرانوالہ کو منتقل ہو جائیں گے. گجرانوالہ میں ان مذکورہ فنڈ سے پناہ گاہیں ہی تعمیر کی جائیں گی. سال 2020 ہائر ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی انتہائی بھاری رہا. 2 سالہ BBA BS پروگرام MA MSc بھی 2020 کے سورج کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا. طلبہ 2021 میں 2 سالہ ماسٹر ڈگری پروگرام میں داخلہ نہیں لے سکیں گے. بات کریں گے جہانگیر اشرف سے. جہانگیر بتائیے گا. جی, سال 2020 ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے انتہائی مایوس کن رہا. تعلیمی اداروں میں بچے جو ہیں وہ نہیں آ سکے, اور حکومت کی طرف سے کچھ ایسی پالیسیز بنائی گئیں جس سے مستقبل میں بھی بچوں کے تعلیمی اداروں کی طرف دروازے جو ہیں وہ شاید بند ہو گئے, کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان کی طرف سے 2021 سے ماسٹر ڈگری پروگرام کو ختم کر دیا گیا ہے, اور 2020 جو ہے اس میں لاسٹ انٹیک ہوگا ماسٹر ڈگری پروگرام کے لیے. اس سے پہلے 2018 سے 20 آخری سیشن تھا 2 سالہ BA پروگرام کا, اس کو بھی ختم کر دیا گیا, اور آئندہ کے لیے 2021 سے یہ بھی پالیسی ہے کہ آئندہ پرائیویٹ MA یا BA نہیں کروایا جائے گا کسی بھی یونیورسٹی کی طرف سے. اس حوالے سے جو ہائر ایجوکیشن سے وابستہ لوگ ہیں ان کا کیا کہنا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری قاسم بھٹو. ان سے بات کرتے ہیں کہ 2020 میں کیا نقصان ہوا ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے کالجز کو, یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو, اور کن مشکلات کا سامنا رہا, اور 2021 سے جو ڈگریاں ختم کرنے جا رہی ہے HEC, جس میں 2 سالہ پروگرام ہے, چاہے وہ BA ہو وہ پہلے ہی بند کر دیا گیا, 2 سالہ MA بھی ختم کر دیا گیا, اور پرائیویٹ ایجوکیشن کا رستہ بھی روک دیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں, کیا نقصان ہوگا, اور ہائر ایجوکیشن 2020 میں کیسی رہی ہے؟ جی, بہت شکریہ جہانگیر اشرف.
اس میں جو اس وقت کرونا کی وجہ سے جو صورتحال ہمارے تعلیمی اداروں کی رہی ہے، اس میں جن سٹوڈنٹس کے گریجویشن کے ایگزام جو تھے وہ مارچ میں ہونے تھے، ان میں کچھ یونیورسٹیز کے ایگزام جو ہیں وہ نومبر میں ہوئے ہیں، بلکہ 25 نومبر میں ابھی ایگزامز کنٹینیو تھے تو دوبارہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا، جس کی وجہ سے کچھ کے ایگزامز ہو چکے ہیں، کچھ کے ایگزام جو تھے وہ ڈیلے ہو گئے، اور کچھ کے ابھی ہونے تھے وہ بھی ایگزام پینڈنگ ہو گئے۔ 2018 اور 20 لاسٹ سیشن تھا جس میں بی اور بی ایس سی اور بی کام تینوں ڈگریز کو ختم کر دیا گیا تھا، تو اس کے بعد ان سٹوڈنٹس کے لیے آگے ایم اے میں جو ایڈمیشن ہونا تھا وہ 2020 میں ہونا تھا، تو یونیورسٹیز جو ہے وہ ان ٹائم ایگزامز نہیں لے سکی کووڈ-19 کی وجہ سے، جس کی وجہ سے وہ تمام ایگزامز بھی ڈیلے ہوئے، رزلٹس بھی ڈیلے ہو گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ تمام سٹوڈنٹس جو گریجویشن میں، ہائر ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کرنے جا رہے تھے، ان کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو سروائیو کرنا۔ تو اس میں 2021 میں اگر کسی بھی جو ہے وہ ڈگری جیسے ایم اے کی ختم ہو جائے گی تو جو سٹوڈنٹس... بہت شکریہ جہانگیر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور جھنگ میں سی او ہیلتھ ڈاکٹر محبوب قریشی کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ ڈاکٹر ارتضیٰ الحسنین کو سی او ہیلتھ کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ محبوب قریشی کو پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قبل ازیں ڈی ایچ او نوید صفدر کو بھی او ایس ڈی بنایا گیا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سی او ہیلتھ جھنگ ڈاکٹر محبوب قریشی کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ارتضیٰ الحسنین کو سی او ہیلتھ کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے۔ محبوب قریشی کو پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قبل ازیں ڈی ایچ او نوید صفدر کو بھی او ایس ڈی بنا دیا گیا تھا۔